कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसडीएम में। यहाँ पर आज से आप सीखेंगे ज्यामिति पर आधारित चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है जो कि आपके में चैप्टर 9 है, पार्ट 9, सरल रेखा और कोण, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल। यहाँ पर आपको एक रेखा से बनने वाला कोण और कोणों से बनने वाला त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि को समझना है डिटेल से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम आज की वीडियो को। लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्य बातें आपको बताई जाएंगी जो कि इस पार्ट के नियम से संबंधित है, उसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, पहला हेडिंग में आप चैप्टर का नाम लिखेंगे, नीचे मुख्य बातें लिखेंगे और पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके इनको नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपने रेखाखंड नाम का शब्द जरूर सुना होगा। क्या सुना होगा? रेखाखंड। अब रेखाखंड होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो रेखाखंड का अर्थ या परिभाषा आप कह लें, इसका मतलब ये होता है ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाती है। जैसे बस आपने एक लाइन खींचा, ये जहाँ से शुरुआत हुआ होगा एक निश्चित बिंदु होगा जहाँ से एक लाइन आगे बढ़ी होगी और किसी निश्चित बिंदु में जाके ख़त्म हुई होगी। तो एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होकर एक निश्चित बिंदु में ख़त्म होने वाली इस रेखा को ही हम रेखाखंड बोलते हैं। जो मान लेते हैं ए से शुरुआत होकर के बी पे ख़त्म हो गई, तो इस लाइन को ही हम बोलेंगे रेखाखंड। ठीक है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सीधा ही सीधा हो। आप इस बिंदु से ऐसे नीचे ला करके इस बिंदु तक भी एक रेखाखंड खींच सकते हैं। त्रिज्या ग्रुप में आप इस तरह से बिल्कुल इनको मिलाते हुए भी खींच सकते हैं। रेखाखंड मतलब बस एक लाइन होती है जो कि सीधी, उल्टी, टेढ़ी, आड़ी जैसी चाहे वैसी खींची जा सकती है। तो रेखाखंड हम इन्हें कहते हैं। क्लियर है? तो रेखाखंड का अर्थ लिख लो, ऐसी रेखा बिंदु, ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु होती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, ये पहली मुख्य बात थी जो आपके पास नोट होनी चाहिए। ठीक है, अब है अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु किसे कहते हैं ये पूछा जाता है। अब ये सब इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत बनते हैं। अब और वस्तुनिष्ठ का प्रश्न इन्हीं सब थ्योरी से आता है और आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप एग्ज़ाम में आप नहीं बना पाएंगे, पूछते रहेंगे या सोचते रहेंगे, इसलिए नोट कर लेना है। तो अंतिम बिंदु क्या होता है? एक ऐसा बिंदु जहाँ से आगे नहीं बढ़ा जाता, ठीक है, जहाँ पर सीमा ही समाप्त हो जाती है, उसे हम अंतिम बिंदु कहते हैं। जैसे कि आप एक सड़क पर जा रहे हैं, अब ये रास्ता सीधा सीधा जा रहा था, कई हज़ारों किलोमीटर में भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको पहाड़ दिख गया। पहाड़ के ऊपर चढ़ के भी आपने देख लिया कि आगे रास्ता है कि नहीं, तो आगे दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब रास्ता है ही नहीं, मतलब आगे रास्ता ही नहीं बना है। तो अंतिम बिंदु इसकी ये पड़ाव हो गई। मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी एक जगह, चौक चौराहा या कोई जगह होगा, जैसे कि जब चैतुरगढ़ आप जाते हैं तो मेन रोड से पहाड़ के हुई घूमते 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 आप इस तरह से चैतुरगढ़ पहुंचते हैं, जहाँ पर आप ऊपर जाके देखेंगे तो सिर्फ आपको पहाड़ ही दिखेगा और पहाड़ ही उसकी अंतिम बिंदु है। तो वो अंतिम बिंदु क्या हो गई उसकी? वो पहाड़ हो गई। उसी तरह से किसी भी एक लाइन का रेखाखंड जो आगे बढ़ती है एक निश्चित जगह से, तो वो जहाँ जाकर ख़त्म हो जाए उसी अंतिम बिंदु को ही हम अंतिम बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अंतिम बिंदु की परिभाषा को जिस तरह से लिखना है, एक ऐसा बिंदु जहाँ से आगे नहीं बढ़ा जाता, ठीक है, जहाँ पर उसकी सीमा ही समाप्त हो जाती है, रास्ता ही खत्म हो जाती है, उसे ही हम अंतिम बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु ऐसे सभी बिंदु, कम से कम 3, जो एक ही रेखा पर स्थित हो, संरेख बिंदु
कहलाता है। ऐसे बिंदु जो कम से कम 3, ठीक है, कम से कम 3 को ब्रैकेट में लिखिएगा, ऐसे सभी बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो संरेख बिंदु कहलाते हैं। अब आप चौथा नंबर पे ऋण डालेंगे, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण की परिभाषा है, इसमें 3 बातें, मुख्य रूप से 3 से 4 बातें शामिल होती है। तो इसमें आपको अलग अलग रूप में लिखना होगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। जिसमें है पहला, 2 कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिसमें उनका एक ही शीर्ष हो, ठीक है, उनका एक ही शीर्ष हो। दूसरा, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ठीक है। एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर तथा दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, ठीक है। एक कोण दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर में हो, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल में आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। एक ही बिंदु पर ये अलग अलग रेखाखंड आए हैं, ठीक है। अब आसन्न कोण 90 अंश का भी नहीं होता, वो 90 अंश से कम होता है। लगभग आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, कुछ ऐसे तिर्यक रूप में, ठीक है। और ये कुछ इस पर लाइन आई है, ठीक। तो इसमें ये जो भुज है वो उभयनिष्ठ है। ये इस कोण का भी मान में दिखेगा, ये इस कोण के भी मान में दिखेगा। तो ऐसे कोण बनाए चाहे ऐसे कोण बनाए, दोनों में ये शामिल है। तो इस भुजा को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ भुजा। तो ये है आसन्न कोण की परिभाषा और उसके उदाहरण, ठीक है। अब है पूरक कोण। जिन दो कोणों के माप का योग 90 अंश होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो जो मैंने अभी बनाया था ऐसे, ये हुआ आपका 90 अंश का, लेकिन बीच में कोई ऐसी लाइन आ जाए तो अब इसको और इसको जोड़ने के बाद ही ये 90 अंश का कोण निर्माण करेगा। तो मान लेते हैं ये ए है, ए बी है, ये सी। तो कोण ए बी प्लस कोण बी सी, ये दोनों मिला के 90 अंश का निर्माण करेंगे। तो पूरा कोण हो गए ए बी और बी सी, ठीक है। संपूरक कोण, जिन दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। अब संपूरक कोण से पहले आपको सरल कोण को समझना पड़ेगा। सरल कोण उसे कहते हैं जो 180 अंश के होते हैं, और संपूरक कोण उसी के आधे भाई को कहते हैं। तो मान लेते हैं एक लाइन ऐसे इस पर आई है, तो अब जो 180 अंश का पूरा कोण था 180 अंश का, वो अब इसके आने से हो सकता है इतना हिस्सा या इतना हिस्सा 90 से अधिक 120 हो, तो ये फिर 60 होगा, ठीक है। अगर 130 है तो फिर ये 40 हो जाएगा, नहीं 50 हो जाएगा। तो जब आपने पता कर लिया कि 180 है, उस पर कोई लाइन ऐसी आई है, तो अब ये दोनों मिला करके 180 निर्माण करेंगे। तो ये क्या है? इसका पूरक है ना। तो यही कहलाती है संपूरक कोण। एक दूसरे पर जो आधारित होती है वो लोग पूरक कहलाते हैं। अब है शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख क्या होता है वो भी ध्यान से समझ लीजिए। तो शीर्षाभिमुख की परिभाषा लिखिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे की ओर जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है, ठीक है। इसको आप ढेरों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में बस समझना ये है कि जैसे कि ये रेखा ए बी है जिस पर सी और डी आए हैं और उसको प्रतिच्छेद कर रहे हैं।
तो यहाँ पर बनने वाला ये वाला जो कोण है इसको मान लो मैं x नाम देता हूँ। तो इसके विपरीत में जो यहाँ पर भी कोण बनेगा वो भी वही होगा। अगर इसका मान 10 है तो ये भी कितना होगा 10। तो इस तरह के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बनने वाले कोण का मान वही होगा जो इधर बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो मान बन रहा है वही मान यहाँ बनेगा, तो यही शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे और चित्र यही बनाएंगे। तो परिभाषा फिर से बोल देता हूँ। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो एक दूसरे के सामने के कोण बराबर होते हैं, जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, अब रैखिक युग्म की परिभाषा लिखिए। जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वे कोण रैखिक युग्म में निर्मित करते हैं। निर्मित करते हैं। ठीक है, और त्रिभुज की परिभाषा तो आपको पता होगा। ठीक है, त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बहिष्कोण। बहिष्कोण प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो प्राप्त बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज होगा उसके अगर एक कोण को बढ़ाया जाएगा तो सुदूर अंतःकोण के योग, तो प्राप्त बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर हो जाता है ना। किसी भी एक कोण को हम बढ़ाएंगे तो उसे जो भी मान प्राप्त होगा वही बहिष्कोण और प्रमेय कहलाता है। अगला, संगत कोण। यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो सिंपल से परिभाषा में समझना है उदाहरण के माध्यम से। जैसे ये दो समांतर रेखा है, अब ये एक तिर्यक रेखा आ रही है जिसका नाम है M और N। ठीक है, तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर तो इसके भी बराबर, तो ये फिर इसके भी बराबर। ठीक है, तो ये सारे कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अब आपको उससे रूबरू करवाता हूँ। वो सब अब यहाँ पर हेडिंग में देख सकते हैं। रेखाखंड, अंतिम बिंदु, संरेख बिंदु, आसन्न कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक युग्म। मैंने जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं उनको याद रखना, उन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं।
ठीक है। अब नियम पढ़ने के बाद देखो वस्तुनिष्ठ का प्रश्न नीचे दिया है, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आपने पूरक कोण भी पढ़ लिया, संपूरक कोण भी कर लिया। तो पूरक तो संपूरक तो क्या था 180 वाला था, लेकिन पूरक ही क्या है 90 वाला है। परिभाषा भी आप देख सकते हैं, जिन दो कोणों का मान 90 अंश हो। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आंसर क्या आएगा, पूरक कोण ही आएगा। जिन दो कोणों का मान 90 अंश हो उसे कौन क्या कहते हैं, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें क्या कहते हैं, उसे संपूरक कहते हैं। ठीक। तो वस्तुनिष्ठ भी इनके हिसाब से बनाए जाते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। दो आसन्न कोण कहलाते हैं जब दोनों अधिक कोण हों, दोनों कोण न्यून कोण हों, एक अधिक कोण एक न्यून कोण हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। आसन्न कोण की परिभाषा मैंने आपको लिखवाया है, अगर आपको याद हो तो। एक कोण अधिक एक कोण न्यून हो, यही परिभाषा था। यह वही आपने चित्र देखा था। ठीक है, ऐसा ही कुछ आपने देखा था। इसमें एक अधिक एक न्यून होता है। तो आंसर सी आपका सही आंसर है। 70 अंश के पूरक कोण का माप क्या होगा। देखिए पूरक कोण मतलब समझ गए, जो 90 के होते हैं उसमें से दो भाग में डिवाइड होते हैं, तो एक कम एक ज़्यादा होता है। तो एक का मान 70 बोले तो दूसरे का मान 20 होगा, 70 20 90 होंगे। तो आंसर आपका सी है। पांचवा, जिस कोण का माप ठीक 180 अंश होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको सरल कोण कहते हैं। अब वो नहीं दिया तो आप उसको अधिक कोण भी कह सकते हैं। ठीक है। तो पांचवा का त्रिज्यू कोण बोला है। अधिक कोण तो उसे, हाँ सॉरी गलती हो गई, 180 से अधिक हो अधिक कहलाता है। त्रिज्यू कोण हाँ सबसे हट के यही है। न्यून कोण तो नहीं होगा, सम कोण भी नहीं होगा, अधिक कोण भी नहीं होगा, तो ऋजु कोण। चलिए कुछ नया नाम याद हुआ, सरल कोण ही बोलेंगे और दूसरा में ऋजु कोण कहेंगे। ठीक है, मुझसे भी गलती हो गई आज। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो ऐसी दो रेखाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो क्या कहलाती हैं, इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी कहलाते हैं। अगला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये तो पता है आप सभी को कितना होता है, 180 अंश। एक ही बिंदु से गुजरने वाले तीन या तीन से अधिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, ये भी मैंने लिखवा दिया है, संगामी रेखाएं। जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो वो क्या कहलाते हैं, सिंपल सी बात है, पूरक कोण कहलाएंगे। संपूरक तो 180 वाला होता है। 80 अंश वाले कोण का संपूरक कोण अंश क्या होगा, संपूरक मतलब 180 तो दूसरा 100 होगा, इसलिए 100 लिखा गया है। निम्न कोण का माप खालिस्तान अंश से कम होता है, किससे कम होता है, 90 से कम होता है। निम्न कोण हमेशा 90 से कम होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक। तो ये हुए आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर से स्टार्ट होकर के 15 से 20 नंबर तक के आते हैं। ठीक है, आपके फाइनल एग्ज़ाम में 15 नंबर कन्फर्म है आना। तो उतने की तैयारी करनी है तो बेसिक से थ्योरी पढ़ करके उसके ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तब जा कर के आपके छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संपूर्ण तैयारी होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक, बाकी अब जो इसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसे हम कल से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में जो जो नियम बताए गए थे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब इसका क्रियात्मक प्रश्न हम कल करेंगे। इसमें हमें बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, लेकिन सारे प्रश्न रहेंगे समकोण पर आधारित, सरल कोण पर आधारित। इन पर कुछ कुछ ऐसे लाइनें आएंगी जिससे जो पूरा 180 का मान था वो कुछ टुकड़ों में डिवाइड हो गया। मान लेते हैं एक्स वाई जेड, तो इनका मान ज्ञात करो बोलेगा, किसी एक का मान दिया रहेगा। ऐसी ये समकोण है, ये पता है आपको 90 अंश का है। बीच में एक लाइन खींच देता हूँ, है ना, एक का मान मैं एक्स रखता हूँ, दूसरे का 20। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको पहले इसको नाम दे देना है। ठीक है, ए और सी आपने नाम दिया। ठीक है, समझ लेते हैं। अब आपको पता है
ये जो आया है ये मान लेते हैं ये बी है। क्या है ये बी? तो आपको पता है कोण ए ओ बी का मान बी सन्स और बी ओ सी का मान एक्स सन्स। ठीक है, इतना ही आपको पता है। नीचे लिखना है ज्ञात है कोण ए ओ सी, ये ए ओ सी ज्ञात है 90 अंश। ठीक, अब जो ए ओ सी है वो दो भाग में डिवाइडेड है, तो वो बताना है कि वो डिवाइडेड है एक ए ओ बी में और एक बी ओ सी में, और यही दोनों मिला के 90 अंश बनेंगे। अब आपको पता है ए ओ बी का मान 20 अंश, तो यहाँ आप 20 रखेंगे, और बी ओ सी का मान आपको एक्स अंश पता है, तो यहाँ पर आप 20 रखेंगे। ऐसे ही बनाना है एग्ज़ाम में भी और बुक के क्वेश्चन को। +20 इधर आकर के -20 हो जाएगा, तो ये कट के निकला 70। अतः आप कहेंगे कि अगर ये 20 था तो फिर ये 70 होगा, अतः x बराबर 70, ये आपका आंसर है। तो बनाने का फॉर्मेट कुछ इसी तरह से होगा। क्वेश्चन ऐसे ही लगभग दिया जाएगा, अलग अलग में भी हम पूरा क्वेश्चन समझेंगे, पर जो जो उसमें पता है उसको ऐसे ऐसे लिखते हुए शुद्ध सूत्र ग्रुप में जो जो ज्ञात होता है उनको लिखते हुए फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे, और वस्तुनिष्ठ जो आपने पढ़ा वो एक एक नंबर के 2 या 3 जितना चाहे उतने आ सकते हैं। डिपेंड करते हैं आपके टीचर के द्वारा, उन्होंने इस पार्ट पर बहुत मेहनत किया है आपके लिए, तो क्वेश्चन बहुत दे सकते हैं, नहीं तो 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आने तो कंफर्म है, और एक इनमें से 4 नंबर है या 5 नंबर के एक क्वेश्चन। ठीक है, तो जानेंगे डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी अगला जो हम पढ़ेंगे वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये था पार्ट 1। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए एग्ज़ाम से पहले। बाय बाय।